Okay, so we are starting up with our concept of radioactivity now, which is chapter number 20 from our sequence. और इस चैप्टर में हमने कुछ जो चीज़ें सीखनी है वो रिलेट करेंगी विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइक वेव्स, और साथ में हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स जो कि टाइप्स ऑफ रेडिएशन होगी इनफैक्ट, और कितने टाइप के रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो सकते हैं, किस रिएक्शन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, और स्टार्स की फॉर्मेशन क्या है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव एमिशंस रिलेटेड टू रेडिएशंस वुड बी डिस्कस्ड ओवर हियर। तो स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी से। सबसे पहले इसका पेपर शेयर समझ लेते हैं। तो पेपर 1 में आपको रेडियो एक्टिविटी नजर आएगा फॉर अराउंड 3 to 4 marks. So it will have about 3 to 4 marks share in paper number 1. पेपर 2 में इसका शेयर रहता है अराउंड 7 to 8 marks, और ये हमेशा पेपर 2 में और पेपर 1 में आपको नजर आएगा। सो इट्स नॉट अ कंडीशनल टॉपिक और अ कंडीशनल चैप्टर जिसको हम थोड़ा इजी ले लें, ऐसा नहीं है। इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, फॉर्मूलाज बहुत ही थोड़े से हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि सिर्फ एक ही फार्मूला है जो हमें याद करना होता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ। तो इसमें सिर्फ एक फार्मूला है और बाकी सारे जो लॉजिक्स हैं, सारी जो लाइक कॉन्सेप्ट्स हैं वो थियोरेटिकल हैं। स्टार्टिंग अप विद रेडियो एक्टिविटी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है आपके पास वो बेसिकली एमिशन ऑफ रेडिएशंस होता है। लाइक आपके पास कोई भी एक एटम जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है या बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाता है, तो उसने अपनी एनर्जी या अपनी जो लाइक मास है उसको लूज करना होता है इनटू द सराउंडिंग्स। अब हैवी होने का या एनर्जाइज होने का ताल्लुक उसके साइज के साथ है। लाइक इफ आई एम हैविंग हाइट ऑफ 5'10" और मेरा मास जो है वो 200 kgs हो जाए लेट्स से, तो मेरी बॉडी इंड्योर नहीं कर सकती 200 kgs को, बिकॉज आई एम बिल्ट फॉर 80 kgs और 70 kgs, एंड आई एम पुटिंग इट इन लाइक 200 kgs which is 120 एक्स्ट्रा। तो 120 kgs मैं क्या करूंगा, मैं ओमिट करना शुरू करूंगा बाहर की तरफ इनटू द सराउंडिंग्स। आई वुड वर्क आउट, आई वुड लाइक गो टू द जिम, एंड आई वुड जॉग, एंड आई वुड वॉक and do stuff like that to release my energy into the surrounding. The same goes with atom. अगर कोई एटम है, लेट से हाइड्रोजन का एक एटम है और उसका हम एक आइसोटोप बनाते हैं विच इज लेट से ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, तो ट्रीटियम जो है वो 3x हो जाता है हाइड्रोजन के एटम से। ऑल्दो साइज सेम है, साइज उतना ही है, कैपेसिटी उतनी है, लेकिन मास 3x हो गया है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, that the hydrogen atom cannot endure or could not go for long with this much mass. तो वो क्या करता है, वो अपने मास को या अपनी एनर्जी को ओमिट करना शुरू करता है सराउंडिंग में, और जितना ज्यादा वो ओमिट करेगा बाहर की तरफ उतना ही वो स्टेबल होता जाएगा। सो टू अटेन स्टेबिलिटी द atoms would actually burn out or lose their energy as well as their mass into the surrounding, and that is radiations. तो अब जरा रेडियो एक्टिविटी की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। So radioactivity is to release energy or mass into the surrounding by heavier atoms. Now, whatever the atom is losing is just to get itself stable. तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट को भी ऐड करना होगा that this is all to attain stability. तो जब भी कभी आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी रिलेट करेगी लॉस ऑफ मास या लॉस ऑफ एनर्जी से।
and all of this loss is basically in the form of radiations. तो radiation की form में ही ये सारा loss नजर आएगा आपको. So it is in the form of radiations. Now, can anyone of you tell me what are the types of radiations? क्या क्या टाइप्स होती हैं रेडिएशंस की, कुछ आइडिया है? यस, वेरी गुड. वी हैव अल्फा, बीटा एंड गैमा. तो ये तीन टाइप की हमारे पास रेडिएशन है. वी हैव अल्फा, बीटा एंड गैमा. इन तीनों को हमने काफी डिटेल में कवर करना है इन आवर लेटर टॉपिक. अभी आपको सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटेड टू दी एटम. तो एटम से रिलेट करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि एटम का साइज क्या होता है. एटम का साइज किन पर्सपेक्टिव्स या किन लाइक रीजनिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, और कैसे एटम जो है वो अपनी एनर्जी को लूज करता है इनटू द सराउंडिंग. सो वी नीड टू लर्न ऑल ऑफ दिस. प्लस हमें आइसोटोप्स का भी आइडिया होना चाहिए कि आइसोटोप्स कैसे बनते हैं और एक रेगुलर एटम और आइसोटोप में क्या डिफरेंस है. although this is like very easy topic and I'm pretty sure कि आप लोगों ने ये previous classes में अपने early days में chemistry में definitely ये cover किया होगा. तो हम सिर्फ इसका एक brief overview लेंगे. So starting up with atom. So can anyone of you tell me the definition of atom? Like how would you define what is an atom? Anyone of you? जी, किसी को कोई आइडिया एटम की डेफिनेशन के बारे में? Okay, atom is the smallest entity having minute subatomic particles in it. And atom is actually the building block of anything in the world, or in fact in the universe. एटम के अंदर हमारे पास टोटल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं एज पर आवर सिलेबस. ऑल्दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन 3 एज पर आवर सिलेबस गाइडलाइंस. तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं 3. कैन एनीवन ऑफ यू नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? Yes, anyone of you who could tell me the subatomic particles in the atom? Yes, very good. We have electron, proton, and neutron. Okay, starting up with electron first of all. तो electron जो है वो basically negative charge के साथ होता है with no mass, having negative charge. Now, if we talk about the proton, so the proton will have a mass of 1 AMU. AMU is basically the SI unit for the mass of subatomic particles. Like जो बिल्कुल छोटे subatomic particles होते हैं like proton और neutron, तो इनसे relate करते हुए अगर हमें mass measure करना है तो हम AMU के अंदर measure करते हैं, which is atomic mass unit. So AMU stands for atomic mass unit and it is used to measure mass of subatomic particles. Now the exact same mass is for neutron,
which is also exactly the same as proton, and that is 1 AMU again. Now talking about the charge, the proton will have a charge of positive, while the neutron is neutral, so it has no charge at all. It will have no charge at all. Now moving forward, the electron is actually present in shells around the nucleus. So it is found in shells, while the proton is found in the nucleus. The same goes with the neutron. By the way, the electron is not completely massless. It has a mass equivalent to 1840 times, in fact 1840 part of protons. Like अगर एक प्रोटॉन 1 AMU का है, तो आप अगर उसके 1840 parts करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का मास निकलेगा. Since like considering the size and the mass of your proton, which is already too small to be seen, तो अगर उसके भी हम 1840 parts कर दें तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल या स्मॉल हो जाएगा, एंड दैट मेक्स इट वेरी लाइक difficult to assess or very difficult to be seen or to be calculated. तो हम क्या करते हैं, हम इस मास के लिए अपना जो लाइक कंसीडरेशन है उसको 0 ले लेते हैं, एंड वी कंसीडर इट टू बी 0 एक्चुअली. Okay, now moving forward, we have the next point over here, which is that electron would be deviated towards a positive plate, while proton would be deviated towards a negative plate, and neutron would not be deviated by any sort of charge or any sort of charged entity. तो इलेक्ट्रॉन का जो डेविएशन है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है. इट लाइक deviates, or you could say attracted towards a positive plate. While if we talk about the proton, it would be attracted towards a negative plate. And finally, if we talk about the neutron, which is actually neutral, so it has no attraction, whether be it with positive or negative. Now we are done with the concept of electron, proton and neutron. हमें सिर्फ एक चीज और देखनी होगी, which is regarding the deviation, like regarding the attraction. तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट मौजूद है और मैं उसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन को शूट करता हूं, the electron was coming straight, but as soon as it reaches to the side of this positive plate, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा. सो इट वुड बी अट्रैक्टेड एट अ वेरी क्विक रेट. लेकिन अगर हम एक सेम प्लेट विद नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं एक प्रोटॉन के पास, तो आपको नजर आएगा कि आपका प्रोटॉन जो पहले स्ट्रेट आ रहा था वो अब ग्रेजुअली मूव करेगा टुवर्ड्स द negative plate. So it would be gradually attracted, while your electron is attracted aggressively. तो आप में से अगर कोई मुझे बता सके what is the reason for this attraction of electron with so much aggression while the proton gradually attracting? Yes, any one of you? The reason is that if you see the proton, it is having a mass of 1 AMU.
while the electron is having no mass at all. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कोई मास मौजूद नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ने बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाना है, बिकॉज इट इज लाइट वेट। तो बहुत तेजी से आपकी पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, जबकि प्रोटॉन के साथ ऐसा नहीं होता। द प्रोटॉन बिहेव्स कंप्लीटली डिफरेंटली। सो द proton although would be attracted but would be attracted gradually because of having a heavier mass. So that is the entire concept related to the electron, proton and neutron. Now moving forward, we have the next topic which is related to the isotopes. So anyone of you who could tell me what is an isotope? Yes, what is an isotope? Anyone of you? Okay, an isotope is actually an atom of the same element with same electron and proton, but different neutron. तो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काउंट सेम रहेगा, जबकि न्यूट्रॉन का काउंट डिफर कर जाएगा आइसोटोप में. लाइक इफ आई एम हैविंग हाइड्रोजन, it was having a proton of 1 only, while if we talk about deuterium, which is the second type of hydrogen, and it would actually have 2 nucleons. So it was previously having a single proton. Now the deuterium is having 1 neutron and 1 proton. तो यहाँ पर हमारे पास पहले सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद था, जबकि अब हमारे पास एक प्रोटॉन मौजूद है. Now moving forward, we have tritium over here, which is having 2 neutrons and 1 proton. So if you remember, I was talking about tritium, which is having 3 times the mass of regular hydrogen with the same structure. So that is how the tritium is having greater mass. तो प्रीवियसली हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन था, लेकिन ट्रीटियम के पास 2 न्यूट्रॉन्स और एक प्रोटॉन आ चुका है, which makes it completely like different in sort of mass, because it is now 3 times heavier than the actual hydrogen. तो इसीलिए आपका जो ट्रीटियम होता है वो बहुत ही एग्रेसिव होता है, and it is very like energetic as well. So that is the case which makes it very radioactive, and it emits a lot of energy as well as radiations into the surrounding. So that's the case with isotopes. Now moving forward onto the next topic, which is related to the types of radioactive reactions. So now we need to start with the types of radioactive reactions. Could anyone of you tell me the types of reactions that we have? Okay, so we are having 2 types of radioactive reactions. The first one is fission and the second one is fusion. What is the core difference between fission and fusion? Anyone of you having any sort of idea about it?
Okay, so fission is basically the splitting of atom and fusion is the combining of atom. Very good. तो fission को हम कह सकते हैं as the splitting of larger atoms into smaller atoms. And the fusion would be completely opposite, और fusion में हम actually split करने के बजाय combine करते हैं different atoms को into one another, and that is why it's called fusion. तो atoms जो हैं वो fuse हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, they just try and combine together, so this is called fusion. So fusion is the joining of smaller atoms into a larger atom. Now the question over here should be कि sir अगर like atoms unstable हैं तो वो break होने चाहिए, join क्यों हो रहे हैं? That is because if they are unstable and they are moving at a very fast rate, तो वो इतनी तेजी से move करते हैं that they just burst into each other. क्योंकि haphazardly move कर रहे हैं atoms. तो fusion में क्या होता है? Because fission is understandable. अगर एक large atom है which was unstable, तो वो split हो जाएगा. That's completely understandable. But in fusion, what happens is कि जब आप fission carry out करते हैं, तो आपने atoms को break किया होता है. Those atoms, since are broken, so they would be moving outwards. They would be moving away. अब फिजन अगर आप बहुत ज्यादा कैरी आउट करते हैं, लाइक देयर इज अ फिजन ओवर देयर ऑन द लेफ्ट साइड एंड यू हैव अ फिजन ऑन द राइट एज वेल, तो आपके दो एटम्स यहाँ से स्प्लिट हुए हैं और दो एटम्स यहाँ से स्प्लिट हुए हैं. सो इफ यू सी एन एटम वाज कमिंग टू द लेफ्ट एंड एटम फ्रॉम द लेफ्ट इज कमिंग टू द राइट, अगर ये दोनों एक सर्टेन एनर्जी के ऊपर एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, दे वुड बर्स्ट इनटू ईच अदर एंड दे वुड एक्चुअली जॉइन टुगेदर टू क्रिएट अ लार्जर एटम, and that is something very aggressive and very destructive as well. तो फ्यूजन जो है वो एक्चुअली प्रोडक्ट है फिजन का. जब तक आप फिजन नहीं करते आप फ्यूजन अचीव नहीं कर सकते. I'll just give you an idea of it to like bring it in your understanding कि ये एटम्स कोलाइड कैसे करते हैं for fusion. So we were having an atom over here and another atom over here. Now they have broken into two smaller DTs जो कि आपके daughter nuclei होते हैं. तो ये दोनों split हुए into smaller atoms like this, and what they are actually going to do is they are actually going to create something new. यहाँ पर हमारे पास दो अलग atoms create हो गए from the right and as well as from the left. Now if you see these two atoms are coming closer together. अब अगर एक सर्टेन पोजीशन पर एक सर्टेन पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तो उस वक्त कोलिजन में इतनी एनर्जी होनी चाहिए that they should attract themselves or like attach themselves together and burst into each other. ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे and they were actually something like this. Now they are colliding, and once they collide you would see a bubble forming around them. एक bubble create होता है इनके around, and now gradually they would come closer and closer until they overlap one another. और फिर उसके बाद होता है एक फ्यूजन का रिएक्शन जिसमें बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन ऑल डायरेक्शंस,
और ये एटम्स कंबाइन होकर एक बड़ा एटम बनाते हैं विच वुड बी कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट एंड मच लार्जर। तो ये एक ऐसी चीज बनाएंगे जो कि बहुत बड़ी होगी। सो दैट इज व्हाट फिजन इज डूइंग आफ्टरवर्ड्स टू लीड टुवर्ड्स फ्यूजन एक्चुअली। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शन का प्रोडक्ट आया है वो प्रीवियस एटम से भी काफी बड़ा है। अगर आप नोटिस करें तो आपके जो दोनों एटम्स पहले इनिशियल स्टेट में मौजूद थे, फाइनल प्रोडक्ट उनसे भी बड़ा हो चुका है। तो अब क्या होगा that this atom is now much more aggressive and it is much more heavier। तो अब इसने भी क्या करना है, स्प्लिट होना है। now we would have multiple such reactant atoms present in our chamber और अब इन्होंने स्प्लिट होना है into smaller atoms and they would ultimately lead to more fission and fusion। So now what happens is that they are going to create लार्जर एंड लार्जर एटम्स। अब इनसे जो ब्रेक होकर एटम्स बनेंगे दे वुड अगेन बी अ फिजन, फिर वो दोबारा से कंबाइन होते हैं, दे वुड क्रिएट फ्यूजन एंड फिजन एंड देन फ्यूजन मूव्स ऑन। तो बिल्कुल ये प्रोसेस बस चलता रहेगा एंड इट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड। नाउ द अमाउंट ऑफ द टाइम लाइक द ड्यूरेशन ऑफ दिस एंटायर रिएक्शन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट्स। आपने कितने रिएक्टेंट्स डाले थे, आपने उन रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी क्या रखी, वो रिएक्टेंट्स कौन से थे, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फिजन और फ्यूजन का कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यूरेशन। लाइक ये ड्यूरेशन जो है वो बढ़ता जाता है। अगर आपने एक बहुत ही एनर्जाइज्ड रिएक्टेंट डाले थे इन द इनिशियल स्टेट, तो ये दो एटम्स अगर बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड हैं तो इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो भी काफी एनर्जेटिक होगा और उससे फिर एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग या बहुत ही लेंदी सॉर्ट ऑफ फिजन फ्यूजन का चेन रिएक्शन बनेगा। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि फिजन और फ्यूजन दोनों ही चेन रिएक्शंस की तरफ लीड करते हैं एंड दैट इज समथिंग वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिंग सम कोलोसल डैमेज, जो कि आप एटॉमिक एक्सप्लोजन में देखते ही हैं। The atomic explosion that was done on Japan by US was actually a fusion reaction। तो होता यह है कि एटॉमिक एक्सप्लोजन में या स्टार्स में या सन में आप पहले फिजन रिएक्शन करते हैं। वंस यू डू द फिजन द एटम्स वुड अल्टीमेटली लीड टू फ्यूजन और फिर वो रिएक्शन चलता रहता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है विच इज समथिंग वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी। तो ये आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिजन और फ्यूजन से रिलेटेड। अगर इसमें कोई थ्योरी है तो पूछ लें, अदरवाइज वील मूव ऑन टू द थ्योरी पॉइंट्स ऑफ दिस फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन। तो जो अभी मैंने समझाया इस सब में कोई टेंशन परेशानी, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? Yes, any one of you having any sort of queries? जी, सब क्लियर है? ओके, परफेक्ट। तो अब हम जा रहे हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ विच इज with fusion and fission, and that is that fission would actually be creating a huge amount of energy but under controllable limits। तो आपकी एनर्जी जो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है फिजन रिएक्शन में वो कंट्रोलेबल होती है एंड वी कैन कंट्रोल इट, वी कैन हैंडल इट। अगर हम फिजन की बात करें तो फिजन रिएक्शंस आपको सबमरीन्स में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में और इवन आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जो कि
एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन सब में फिजन रिएक्शंस नजर आएंगे आपको. सो वी ह्यूमंस आर लाइक वेरी कंफर्टेबल प्लेइंग विद फिजन रिएक्शंस, और फिजन रिएक्शंस को हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं और एंड भी कर सकते हैं एज पर आवर फीजिबिलिटी. लेकिन फ्यूजन रिएक्शन कंप्लीटली ऑपोजिट है. फ्यूजन रिएक्शन आर प्रोड्यूसिंग a very huge amount of energy, and that is uncontrollable. And it would be under uncontrollable limits. So it would be something अनकंट्रोलेबल. अगर आपने फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो उसने उस वक्त तक खत्म नहीं होना है. फ्यूजन रिएक्शन ने तब तक खत्म नहीं होना है जब तक कि आपके सारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम नहीं हो जाते. वंस यू हैव कंज्यूम्ड ऑल ऑफ योर रिएक्टेंट्स, ओनली देन फ्यूजन वुड स्टॉप. अदरवाइज फ्यूजन के स्टॉप होने का कोई चांस नहीं है. नाउ मूविंग टू द प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स. तो आप फिजन रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं इन power plants, submarines, and large ships. So the ships which are like colossal in size and they are very big in size are actually not using fuel. They are not using petrol, diesel or anything like that. They are instead using the fission reaction. तो थोड़ा सा like uranium या plutonium ये put in करते हैं into their ships, और engines को ये power करते हैं by fission reaction rather than the fuel. तो जो आपका ऑर्थोडॉक्स रेगुलर फ्यूल होता है वो हम लार्ज शिप्स में यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर रीफ्यूलिंग इज वेरी शॉर्ट. लाइक you need to refuel the ship or the engine within a few weeks. So the ship has to like work for around hundreds of weeks or like thousands of days. तो आपकी शिप ने क्योंकि मल्टीपल ईयर्स के वोएज पे जाना है तो उसको बार बार स्टॉप करके हॉल्ट करके रीफ्यूलिंग करवाना बहुत ही कॉस्टली होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. सो व्हाट वी इंस्टेड डू इज वी पुट अ लार्ज अमाउंट ऑफ energy into it in the form of uranium or plutonium, and uranium is like put it in a very small quantity, like 1 to 2 kgs of uranium would be enough to work for a year or for a couple of years in fact. तो यहाँ पर हमारे पास इनफैक्ट कुछ सबमरीन्स होते हैं जिनमें हम सिर्फ एक बार यूरेनियम को पुट इन करते हैं एंड इट वर्क्स फॉर इट्स एंटायर लाइफ. लाइक अगर आपकी सबमरीन की एज 30 ईयर्स है एंड यू पुट इन 30 kgs ऑफ यूरेनियम विच इज नॉट मोर देन अ बैग ऑफ यूरेनियम, तो एक छोटा पैकेट आप यूरेनियम का अगर डालते हैं एक शिप में, इट वुड वर्क फॉर इट्स एंटायर लाइफ. So in submarines or in large ships, what we do is we put in a couple of kgs of uranium, and that would be like enough for hundreds of weeks. So that saves up not only the time but also the cost. So fission is controllable, hence it is used in like delicate things like our ships and our submarines on which people would also be traveling. तो हम वहां पर भी fission को फिर आराम से यूज कर लेते हैं. Now coming to fusion, fusion since is uncontrollable, so it is carried out in like things which are destructive. तो कंस्ट्रक्टिव चीजों में हम फिजन को यूज करेंगे, जबकि डिस्ट्रक्टिव चीजों में हमने फ्यूजन को यूज करना है. तो डिस्ट्रक्टिव चीजों में आपके पास सबसे कॉमन और सबसे ऑफनली टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट होता है रिगार्डिंग द एटॉमिक बॉम्ब्स. सो इट इज कैरीड आउट in atomic bombs. And stars. Now since stars are like way too far from us, so we cannot have the damage of them on us,
डायरेक्टली, तो उनका डैमेज हमारी तरफ नहीं आता, लेकिन उनसे रिलीज होने वाली हीट या उनसे रिलीज होने वाली लाइट हम तक जरूर पहुंचती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्टार इज सन। एग्जामिनर को सन जो है वो बहुत पसंद है। वो अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि सन से एनर्जी जो रिलीज हो रही है तो वो किस रिएक्शन की वजह से है, like why and like what is the reaction actually which is leading the sun to produce this much of energy continuously. Like if you see, the sun is glowing from billions of years, and that is only possible because of the continuous chain reaction, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया था, that fission would lead to fusion, and that would lead to further fusion reactions, and that would just keep on going until all the energy is lost out. जब तक सारी एनर्जी लूज आउट नहीं होती तब तक ये रिएक्शन चलता रहता है। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस रिएक्शन इज दैट इट इज अ चेन रिएक्शन, एंड इट वुड लैंड और एंड फॉर एटलीस्ट 100 of years। तो अगर आपके पास ज्यादा फ्यूल है तो 100 of years तक तो एटलीस्ट लैंड करवाएगा आपकी एनर्जी को थ्रू आउट द टाइम पीरियड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी नीड टू हैव certain equation for the fission reaction as well as the fusion reaction। तो अब हम इक्वेशन कर लेते हैं फॉर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। Okay, so we have a fission reaction over here. Let's say हम अगर यूरेनियम का एक फिजन रिएक्शन लेते हैं, तो फिजन रिएक्शन में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यू नीड टू डिसरप्ट द एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको थोड़ा सा एक्साइट करना होता है अपने एटम को, विच इज अ लार्ज एटम। लेट्स से आप अगर यूरेनियम ले रहे हैं, तो यूरेनियम 235 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएक्टेंट और द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडियो एक्टिव सोर्स फॉर शिप्स एज वेल एज सबमरीन्स। और इवन पावर प्लांट्स में भी जो हम रेडियो एक्टिव सोर्स यूज करते हैं वो यूरेनियम होता है 235। so uranium 235 is excited or is energized by a small amount of helium nuclei which is your alpha particle। तो आपने क्या करना है, एक न्यूट्रॉन या एक अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर पुट इन करना है, समथिंग लाइक दिस। Now what happens over here is that you are going to produce टू डिस्टिंक्ट स्मॉलर एटम्स। अब यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो यूजुअली पोटेशियम और बेरियम होते हैं, बट इट कुड बी सम अदर सब्सटेंस एज वेल। लेकिन यूजुअली आपको नजर आएगा कि यहाँ पर पोटेशियम और बेरियम यूज हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं इनफैक्ट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इज बेरियम एंड पोटेशियम, and there would be some smaller chunks of like neutrons as well, जो कि आगे लीड करते हैं towards more fission reactions। तो यहाँ पर लेट्स से 7 या 8 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं which would lead towards a more vigorous and a more like greater quantity of fission reactions afterwards। and the important thing is कि जब आप इन सब का सम निकालते हो तो वो सम हमेशा बराबर आता है ऑन ईदर साइड। लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ इट। Now what happens over here is that we are producing barium and we are producing potassium as well as some neutrons। So let's say
we have the barium with atomic mass of 150, and we have potassium with an atomic mass of, let's say, 77, or in fact 78. तो अब अगर आप काउंट करें अपने लाइक एटम्स को, and you also count the atomic number, you would end up at the very same value. If you add up 150, 78, and 7 from here, and 1 and 236, you would actually end up on the very same count on either side. तो आपके पास जो काउंट होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए. And at the bottom as well, if you count, we have 92, 0, 60, 32 and 0. तो आपके पास जो काउंट बनेगा एट द एटॉमिक मास एज वेल एज एट द एटॉमिक नंबर वो एग्जैक्टली सेम होगा. अगर आपको कोई इक्वेशन बनाने के लिए देते हैं एग्जामिनर, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, यू कैन जस्ट पिक अप एग्जाम्पल्स. आप एग्जाम्पल्स पिक करके भी एक इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं. बिकॉज लाइक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, I don't exactly remember the atomic mass or atomic number of barium or potassium. I just used an idea that the total would be exactly same. Uranium 235 92 मुझे याद है, साथ में एक न्यूट्रॉन पुट इन करना होता है, ये मुझे याद रखना है. And the other things would be produced by themselves. Like I remember that barium and potassium are the most oftenly produced daughter atoms over here. तो मैंने क्या करना है, मैंने बेरियम पोटेशियम ही लिखना है, लेकिन मैं अपना टोटल जो है वो लाइक कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बना लूंगा दैट आई हैव गॉट एन एटॉमिक मास ऑफ 236 ऑन द लेफ्ट. लेफ्ट पे जो मेरा एटॉमिक मास है वो बन रहा है 236, तो राइट पर भी कितना होना चाहिए, 236 ही होना चाहिए. So I would just create an equation like that. Examiner does never want you to remember the exact numbers for each substance. He just want you to have an idea of the logic. तो आपको अगर लॉजिक का आइडिया रहेगा तो आप फिर बहुत आराम से पूरी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द फ्यूजन रिएक्शन, तो फ्यूजन रिएक्शन में भी हमारी इक्वेशन बिल्कुल ऐसे ही डिफाइंड होती है. वी हैव द एग्जैक्ट सेम लॉजिक बट इट इज द अदर वे अराउंड. द इक्वेशन इज लैटरली इन्वर्टेड. तो आपकी इक्वेशन जो यूरेनियम से बेरियम और पोटेशियम बना रही थी वो अब बेरियम और पोटेशियम से यूरेनियम बनाना शुरू कर देगी. Something like this. So what happens over here is that you are actually going to produce uranium or a larger atom out of barium and potassium. So that is the entire logic of your fission and fusion reactions. And the good thing is कि हमारे पास fission या fusion reaction दोनों में ही count का हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होना चाहिए. बस इतना याद रखना है कि count exactly same होता है on either side. और अगर numbers आगे पीछे हों like 7932 is actually not potassium, it is something different. लेकिन अगर मेरे numbers add up करके same बन रहे हैं then it's completely okay. So I hope this is perfectly clear to all of you. अगर किसी को कोई problem कोई query है तो पूछ लें. Otherwise we are done with our today's class. So I'll need a confirmation if everything specifically this equation thing is clear. या कोई problem कोई query है तो पूछ लें. Yes, any one of you having any sort of query? Yeah, we should have some idea of periodic table. That's good. अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो बस आपने ये लॉजिक याद रखनी है that the sum on left and right would be exactly same. So that would be enough. Okay, so that's a wrap for today. See you then inshallah on Tuesday. Take care. Allah Hafiz.